आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 16 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 17 मुलाहिज़ा फरमाएं। जैसे तारिक का मार दिया जाना उसके नज़दीक कोई बड़ी खबर ना रही हो, और फिर ये ज़ाहिर अफसोस भी शर्मनाक हद तक खुद गर्जाना था। हो सकता है तारिक अपनी ही किसी गलती की बुनियाद में उस अफसोसनाक अंजाम से दो चार हुआ हो, लेकिन ये तसव्वुर ही रूह फरसाना था कि कोई जी होश शख्स जानते बूझते हुए खुद को मौत के मुंह में झोंक बैठे। मरने वाला तो मर ही चुका था, अगर उसके लिए जरा नर्म अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाते तो उसके दोबारा जिंदा होने के इम्कानात नहीं थे। फिर सिकंदर अली ने क्यों ऐसा सिफाकाना रवैया इख्तियार किया था? डैनी को अफसोस होने लगा कि उसने इन दोनों की गुफ्तगू सुनी थी। तारिक से किनारा कशी के अहकामात तो सबके लिए थे, लेकिन उसकी मौत के बाद कम अज कम कंधा तो दिया ही जा सकता था। उसने तारिक के जनाजे के बारे में सिकंदर अली की हदायत सुन ली थी, और उस हदायत का जवाब उसे वसनी महसूस हुआ था। बेखबर रहता तो दोस्त को कम अज कम अपने हाथों में मिट्टी तो दे आता, लेकिन अब वो तजब्जुब का शिकार हो गया था। क्या किया जा रहा था कि तारिक खुद मुकर्रब खान का कातिल था या वो कत्ल उसके इशारे पर किया गया था? उस जुर्म का कोई मुतहर्रिक सामने न होने के बावजूद कहानी की बुनियाद उसी मफरूजे पर रखी गई थी। अकरब खान को किसी तरह इल्म हो गया था कि उसके बड़े भाई के कत्ल में तारिक पूरी तरह मुलव्विस है, लेकिन तारिक इंतकामी कार्रवाई के मुमकिन खतरे से वाकिफ था। जिस वक्त अकबर खान भरा हुआ पिस्तौल लेकर उसके घर के करीब पहुंचा, उसने तकरीबन अकरब को देखा और पहचानते ही उस पर गोली चला दी और आला कत्ल तल्फ कर दिया। तारिक के मकान के ऊंचे बरामदे से अहाते की कदर नीची दीवारों की तरफ आते हुए किसी शख्स की खोपड़ी का निशाना बना लेना माहिरीन के नजदीक हर एतबार से मुमकिन था। मुतबादिल सूरत ये हो सकती थी कि तारिक का कोई हमदर्द बाहर से मकान की निगरानी कर रहा हो और उसने अकरब को मार डाला हो। उधर अकरब और मुकर्रब का कोई तीसरा राजदां भी था जो उनसे उस कदर करीब था कि दोहरे कत्ल पर मुश्तिल होकर किसी खतरे की परवाह किए बगैर तारिक के घर में घुसा और उसे हलाक करके रात के अंधेरे में आसानी से फरार हो गया। किसी आदमी का जिक्र आते ही डैनी के जहन में छमाका सा हुआ और उसे याद आया कि जिस रात मकान की बिजली मुनक़ते होने के बाद तारिक बुखलाकर जहांगीर के घर पहुंचा, उस रात उसके आहते में B4 या उसके किसी आदमी ने मुकर्रब खान को ठिकाने लगा दिया था, जबकि तारिक ने अंधेरे मकान से फरार होते हुए अपने अहाते में कम अज कम 3 सायों को उछल कर झाड़ियों में रोपोश होते देखा था। मुकर्रब खान और उसके बाद अकरब खान जहन्नुम वासिल हो चुका था, लेकिन तीसरा भी बाकी था। गैर इरादी तौर पर डैनी की मुठ्ठियां भिज गई। उसकी दानिश में वही तीसरा आदमी तारिक का कातिल था और उसने यह हरकत ईसा खान के इमाम पर की थी। उसने अपने तौर पर ईसा खान की गोशमाली का मुसम्मम इरादा कर लिया था। उसने फैसला कर लिया था कि इस बारे में वो बात से कोई मशवरा नहीं लेगा, कहीं वो इस इक़दाम को तारिक की हमायत में की जाने वाली कार्रवाई करार देकर सिरे से मुस्तरद ही न कर दे। अगर बाद में बाज पुरुष की नौबत आती तो वह बआसानी ये कहकर अपनी गुलो खलासी करवा सकता था कि 2 रोज से उससे या उसकी सेक्रेटरी की तरफ से जवाब न मिलने के बायस उसने मजबूरन राब्ता कायम करने की कोशिश तर्क कर दी थी और तारिक के कत्ल के मामले को अपने तौर पर देखने की कोशिश करने लगा था। ईसा खान से राब्ते के लिए वो अपना दफ्तरी टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लिहाजा सारे अखबारात का सरसरी मुतालिया करने के बाद वहां से उठ गया। रास्ते में उसकी जहनी रूह एक मरतबा फिर सिकंदर अली की तरफ भटक गई और वो सोचने लगा कि उसने 2 रोज के लिए जीवा हाउस को क्यों खाली करवाया है, जबकि उस इमारत से B4 का बराह रास्त कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा था। उन चारों ने ही उस इमारत का बंदोबस्त किया था। ये जरूर था कि उसके असूल का मशवरा उसी की जानिब से मिला था। न जाने इमारत खाली करवाने से वो क्या मकसद हासिल करना चाहता था। डैनी को मुबहम सा ख्याल पैदा हुआ कि कहीं सिकंदर अली उस इमारत को वाकई बिक न करवाना चाहता हो ताकि अपने मातहतों के ख्यालात से वाकफियत हासिल कर सके, मगर डैनी ने कच्ची गोलियां नहीं कीनी थी। उसे बाज की जगह संभालने का ख्वाब देखते हुए एक तवील मुद्दत गुजर गई थी, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात किसी पर जाहिर नहीं की थी, और जाहिर भी क्या करता, वो खुद बाज की शख्सियत से लाइल्म था। वो तो गजाला एक बहाना बनकर उसकी फैक्ट्री में ना पहुंची होती तो शायद वो अभी तक बाज के राज से बाखबर न होता। असल बात ये थी कि गजाला खुश शक्ल और खुश गुफ्तार थी। डैनी उसकी जात के जहर से मुतासर हुआ और उसके कॉलेज के फंक्शन के लिए इश्तिहार दे दिया और उसकी दावत पर कॉलेज के फंक्शन में भी जा पहुंचा, जहां लाउड स्पीकर पर मेहमान खसूसी की आवाज ने अचानक उस पर एक राज जाहिर कर दिया जो बरसों से मुअम्मा बना चला रहा था। और तरीकाकार की रोशनी में डैनी को उम्मीद थी कि वो कभी भी बात से वाकिफ न हो सकेगा, मगर उस दिन महज आवाज की शनाख्त की बिना पर उसे सिकंदर अली पर शुबा हुआ और वो फिर निकाब पोश चोर के रूप में उसके मकान में दाखिल होकर डैनी ने ऐसी बहुत सी मालूमात हासिल कर ली जिनकी बिना पर उसका शुबा यकीन में बदल गया। उसे सिकंदर अली के मकान से 4 अहम फोन नंबर भी मिले थे जो उसकी दानिश्त में तंजीम के अहम जिम्मेदारों के थे। उन्हीं से डैनी ने यह नतीजा अखज़ किया था कि B4 अपनी जगह मुतलिकुल अनान सरबराह नहीं था, बल्कि उससे ऊपर भी कुछ लोग मौजूद थे। डैनी का अंदाजा था कि जिस तरह B4 की शख्सियत उसके मातहतों के लिए गुमनाम थी और सारा काम बरसों से महज आवाज़ों की शनाख्त और शनाख्ती इशारों की बुनियाद पर चल रहा था,
उसी तरह ऊपर वालों से बिफोर बिल्ला इल्म होगा, क्योंकि सिकंदर अली की डायरी में उनके फोन नंबरों की मौजूदगी इस ख्याल की नफी कर रही थी, क्योंकि फोन नंबर से थोड़ी सी मेहनत के बाद ये सुराग लगाया जा सकता था कि वहाँ खुफिया नाम से कॉल कौन करता है। डैनी 2 रोज से मुसलसल उसी सोच विचार में मुब्तला था। मकान से मिलने वाले नंबरों पर कॉल करने से पहले वो कोई राय कायम करना चाहता था, और किसी को भी जरा शुबा हो जाता कि ये राज फाश हो गए हैं तो फौरी तौर पर तरीका कार और ठिकाने बदल दिए जाते और बरसों बाद हाथ आने वाले सुराग नाकारा रह जाते। उसके पास उन फोन नंबरों के अलावा सिंडिकेट लिमिटेड का नाम भी था, जहां से अपनी मुहिम का आगाज किया जा सकता था। लेकिन डैनी ऊपर से इब्तिदा के बजाय नीचे से इब्तिदा करना चाहता था। उसकी कामयाबी का पहला जीना सिकंदर अली था। ईसा खान सख्त परेशान था। खौफ और तशवीश के बायस उसकी रातों की नींद उड़ गई थी, जिसका इजहार उसकी वर्म आलूद आंखें कर रही थी। आमदनी में इजाफे के लालच में उसने जिस काम का आगाज बहुत सहल और महफूज समझ कर किया था, उसके अंजाम ने उसका सुख चैन बर्बाद कर दिया था, क्योंकि इतनी कलील मुद्दत में कम से कम 5 इंसानी जाने उस गोरख धंधे की भीड़ चढ़ चुकी थी। अपने ट्रकों के जरिए आजाद कबायली इलाकों से गाहे गाहे चर्स मंगवा कर माकूल नफा पर मकामी बाजार में फरोख्त करते हुए ईसा खान ने कभी ऐसी बेहमाना खूनरेजी के बारे में सोचा भी नहीं था। उसका ख्याल था कि कभी सितारे गर्दिश ही में गए तो ज्यादा से ज्यादा माल की खेप पकड़ी जाएगी। उसकी जिम्मेदारी मुतल्लिका ट्रक पर मामूर अपने मुलाजमीन के जिम्मा होगी और वो खुद बरी जिम्मा होगा। उसका ख्याल था कि वो शख्स उस गिरोह का कोई खास रुकन था जिसके फाटक के करीब अकरब खान मारा गया था, लेकिन वो अहम शख्स भी न बच सका। उसे उसके मकान में मार दिया गया था। उसने अपने सामने मेज पर फैले अखबारात को यूं खौफजदा निगाहों से देखा जैसे वो उसकी मौत का परवाना हो। उसके 2 मुलाजमीन मारे जा चुके थे, लिहाजा पुलिस अफसरान तफ्तीश के सिलसिले में उसे खासी अहमियत दे रहे थे। दूसरी तरफ अखबार वाले उन वारदातों के पूरे पस मंजर से लाइल्म होने के बावजूद किसी ऐसे तीसरे शख्स की मौजूदगी के इम्कानात जाहिर कर रहे थे जो न सिर्फ तारिक का कातिल था बल्कि उन वाकयात पर पूरी तरह रोशनी भी डाल सकता था। ईसा खान के नजदीक ये क्या साराइयां बेबुनियाद थी, लेकिन तीसरे आदमी के तज़किरे पर उसका ज़हन सुल्तान शाह की तरफ मबसूल हो गया था। सुल्तान शाह मुकर्रम खान का गहरा दोस्त जरूर था, लेकिन दोस्ती की खातिर कत्ल जैसे जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर सकता था। ईसा खान को खौफ था कि कहानी के किरदारों में सिर्फ सुल्तान शाह ही जिंदा बचा था और मुजरिम खास से बाखबर मालूम होते थे। अगर उन्हें भनक भी मिल जाती कि तारिक वाले मामले में सुल्तान शाह भी मुकर्रम खान का शरीकेकार था, तो वो हर कीमत पर उसे भी हलाक करने पर तुल जाते। अपने 2 मुलाजमों की हलाकत पर वो बहुत दिल बर्दाश्त था। सुल्तान शाह भी नामालूम कातलों का निशाना बन जाता तो शायद उसकी सारी ज़हनी सलाहियतें भी जवाब दे जाती और वो आसानी से पुलिस की बेरहमाना पूछगछ में फंस जाता। उसने अखबार समेटते हुए फैसला किया कि वो सुल्तान शाह को सरहदी इलाकों की तरफ जाने वाले पहले ट्रक से रवाना कर देगा, ताकि वो अपने कबीले में कुछ अरसा गुजार कर कातलों की दस्तबुर्द से बचा रह सके। उसने सुल्तान शाह की तलबी के लिए किसी को पुकारा ही था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी और ईसा खान ने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने शायद ईसा खान की आवाज पहचान ली, क्योंकि उसके हेलो कहते ही दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज उभरी थी। मुझे हर कीमत पर तीसरा आदमी दरकार है ईसा खान। अगर आज रात उसे मेरे हवाले न किया गया तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बचा दूंगा। कि कौन तीसरा आदमी? उसमें लाग और धमकी आमेज तर्ज तुखातिब पर ईसा खान जैसा मजबूत आदमी में बुखला कर रह गया था। अनजान बनने की कोशिश न करो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस तीसरे आदमी की बात कर रहा हूँ। लेजे में दरस्तगी पैदा हो गई थी। वो सब अखबारी हर्जा सराइयां हैं। ईसा खान ने आखिरी कोशिश के तौर पर संभाला लिया। उस असना में वो आदमी दफ्तर में घुसाया था जिसे ईसा खान ने फोन रिसीव करने से पहले आवाज दी थी। उसने हाथ के इशारे से उसे लौटा दिया। ऐसे किसी आदमी से मैं वाकफियत नहीं रखता हूँ, बकवास मत करो। अजनबी आवाज ने आहानत आमेज लहजे में उसे डांट दिया। अखबार के हवाले से मुझे बहलाने की कोशिश न करो। मुझे वो आदमी चाहिए जो मुकर्रम खान और अकरब खान के साथ मकान के अंदर देखा गया था। ईसा खान की पेशानी से ठंडा ठंडा पसीना फूटने लगा और वो गहरा सांस लेकर बोला, वो हर मामले से लाताल्लुक है। वो उन दोनों के साथ एक बार वहां जाने के अलावा और किसी तरह के काम में मुलविस नहीं था। उसके हाथ साफ है। ये सब मैं खुद मालूम कर लूंगा, तुम्हें वकालत करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। कल रात पेशावर चला गया था। ओह, फोन पर अजनबी के गजबनाक गुर्राहट उभरी। मैं उसे पाताल में भी छुपने नहीं दूंगा। नाम क्या है उसका? सुल्तान शाह। ईसा खान शिकस्त खोरदा लहजे में बोला, वो मेरे यहाँ क्लीनर है। पेशावर में वो कहाँ मिल सकेगा? पार्टी का माल उतरवा कर वो अपने गाँव चला जाएगा। पेशावर में उसका कोई ठिकाना नहीं है। गाँव का नाम क्या है ये मुझे नहीं मालूम। इस बार ईसा खान के लहजे में सच्चाई का एतमाद झलक रहा था। मैंने उसे किसी की सिफारिश पर मुलाजिम रखा था। बस इतना मालूम है कि उसका ताल्लुक सुदुज़ई कबीले से है। इसी हवाले से उसका पता चल सकेगा। दूसरी तरफ से मजीद कुछ कहे बगैर सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया और ईसा खान रिसीवर क्रैडल पर टेक कर गालियां देते हुए अपने अर्दली को पुकारने लगा। सुल्तान शाह को बुला।
अर्दली की सूरत देखते ही वो दौड़ा और फिर कुर्सी से उठकर कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। चंद मिनट बाद सुल्तान शाह कार्टन वेस्ट से अपने हाथों की स्याही पूंछता हुआ दफ्तर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर तहय्युर के आसार दूर से पढ़े जा सकते थे। ईसा खान उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए अकबी बैठक में दाखिल हो गया। सुल्तान शाह चप्पलें चौखट से बाहर उतार कर अंदर दाखिल हुआ तो ईसा खान अपने दोनों हाथ कमर पर बांधे उसकी तरफ देख रहा था। तो क्या बात है खान बाबा? उसने बुखला कर तहय्युर अमेज लहजे में सवाल किया। तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो, मेरी बात सुनकर तुम्हारी भी नींद उड़ जाएगी सुल्तान शाह। ईसा खान धीमे मगर तंजिया लहजे में बोला, पहले दरवाजा बंद करो, फिर मैं बताता हूँ कि तुमने मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया है। सुल्तान शाह दरवाजा बंद करके पलटा तो ईसा खान ने कहना शुरू किया, अपनी गलती के नतीजे में मुकर्रब खान खुद तो मारा ही गया, लेकिन अपने साथ हम सबको भी जीते जी एक अजाब में मुब्तला कर गया। अपनी होशियारी के जोम में उसने आखिर तक मुझे हवा न लगने दी कि शहर में क्या करता फिर रहा है। इस रात तुम तीनों उस अंधेरे मकान में इकट्ठे देख लिए गए थे, जिसके नतीजे में पहले मुकर्रब और फिर अकरब खान मारा गया। अब वो तुम्हारी तलाश में है। बुरी खबर सुनाई तुमने खान बाबा? सुल्तान शाह खौफजदा हुए बगैर सपाट लहजे में बोला, तुम्हारे हुक्म पर मैं मुकर्रब खान के साथ गया था। आप जो हुक्म दोगे उसी पर अमल करूंगा। वैसे मौत का एक वक्त मुकर्रर है जिस वक्त और जैसे लिखी हुई है आकर रहती है। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। बुज़दिली और मसलहत में बड़ा फर्क होता है सुल्तान शाह। ईसा खान ने नर्म लहजे में उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, दुश्मन पर्दे में है और हम उसके खुले निशाने पर हैं। कुछ पता नहीं वो कब वार कर जाए। तुम्हारे बारे में मेरा मशवरा ये है कि तुम अभी तैयार होकर फौरन स्टेशन चले जाओ और जो गाड़ी मिले ये शहर छोड़ दो। इसी तरह तुम उनकी गिरफ्त में आने से महफूज रह सकोगे। मगर खान बाबा, मैं किराया कहाँ से लाऊंगा? ये लो। ईसा खान ने जेब से 100 के 5 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हमारे दुश्मन दरिंदगी पर उतर आए हैं। इंसानी खून की ये अर्जानी अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। तुम इनसे बच गए तो मैं उसे अपनी जीत समझूंगा। सुल्तान शाह ने नोट खामोशी से जेब में डाल लिए। कुछ और मिल जाए तो एहसानमंद रहूंगा। खान बाबा, इधर नौकरी जरा मुश्किल ही से मिलती है। ईसा खान ने मजीद 500 रुपए उसके हवाले कर दिए। एक मोहम सा इम्कान डैनी के जहन में भी था कि तीसरा शहर से ही न निकल गया हो, लेकिन ईसा खान ने जिस लबोलहजे में सुल्तान शाह की शहर से रवानगी की इतला दी उसने डैनी को मशकूक कर दिया। ईसा खान ने उसकी पिछली रात रवानगी का जिक्र करके ये तासुर देने की कोशिश की थी कि सुल्तान शाह तारिक के कत्ल की वारदात रूनुमा होने से पहले शहर से बहुत दूर निकल चुका था, लेकिन डैनी को यह बात बिल्कुल गलत महसूस हुई थी। उसने ईसा खान को मुख्तसर तरीन मोहलत देने के इरादे से उसके दफ्तर के करीबी बूथ से उसे फोन किया था और कॉल खत्म करते ही उसके करीब एक ऐसी जगह अपनी कार पार्क की थी जहां से वो दफ्तर और उससे मुल्हक्का नीम पुख्ता वर्कशॉप पर नजर रख सके। उसका अंदाजा था कि अगर सुल्तान शाह उस वक्त तक वहीं मुकीम था तो ईसा खान उसे फौरी तौर पर दफ्तर बल्कि शहर से निकाल देने की कोशिश करेगा। वो वहां बैठा खासी देर तक सोचता रहा कि सुल्तान शाह के बारे में किस तरह अपनी कार्रवाई का आगाज करे, क्योंकि वो तो उसकी शक्ल तक से वाकिफ नहीं था। अगर उसका मतलूबा आदमी उसके सामने से गुजर भी जाता तो वो उसे पहचानने के काबिल नहीं था। आखिरकार उसे एक अनोखी तदबीर सूझ ही गई और वो कार का इंजन स्टार्ट करके वहां से रवाना हो गया। चंद मिनट बाद वो एक मरतबा फिर पब्लिक बूथ से ईसा खान के दफ्तर का नंबर मिला रहा था। ईसा खान गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। सिलसिला मिल जाने पर उसने भारी लहजे में सवाल किया और असबात में जवाब मिलते ही ईसा खान से बात करने की ख्वाहिश का इजहार कर बैठा। हालांकि ईसा खान की आवाज वो पहचान गया था। मैं ईसा खान ही बोल रहा हूँ बाबा। उसकी आवाज से उकताहट आ जाती। मैं क्राइम्स ब्रांच का इंस्पेक्टर यूसुफ बोल रहा हूँ। अभी भी किसी ने तुम्हारे आदमी सुल्तान शाह को गोली मार दी है। उसकी जेब से मिलने वाले एक कागज पर उसका नाम और तुम्हारा पता लिखा है। तुम फौरन पहुंचो ताकि लाश की शिनाख्त के बाद अगली कार्रवाई की जाए। मगर सुल्तान शाह तो यहाँ मौजूद है। ईसा खान का तहय्युर अमेज इस्तरारी जवाब सुनाई दिया और डैनी के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। तो फिर मरने वाला उसका कोई शनासा होगा। डैनी ने बेपरवाना लहजे में उजले से कहा, मौजूद है तो उसे भी साथ ले जाओ। लाश ककड़ी ग्राउंड के नुक्कड़ पर पड़ी है। मेरी तबीयत खराब है। ईसा खान की आवाज में इज़्म हिलाल से मिटा, मगर मैं आ रहा हूँ। फिर जब ईसा खान की कार 2 मुसाफिरों को लेकर ककड़ ग्राउंड की तरफ रवाना हुई तो ट्रैफिक के हजूम में डैनी की कार उसके पीछे लगी हुई थी। ईसा खान ड्राइविंग सीट पर विराजमान था। उसके पहलू में एक सेहतमंद नौजवान बैठा हुआ था। ग्राउंड के नजदीक पहुंचकर ईसा खान की कार की रफ्तार सुस्त हो गई। शायद वो इंस्पेक्टर यूसुफ की बताई हुई चाय वारदात तलाश कर रहा था। फिर मैदान साफ देखकर शायद यक बयक उसकी अकल ठिकाने आई और उसने अपनी कार तेज कर दी। उसकी ड्राइविंग में रूनुमा होने वाली तब्दीली से साफ जाहिर था कि वह धोखे का एहसास होते ही खौफजदा हो गया था। ली मार्केट पर एक जगह ईसा खान की कार रुकी और दूसरे मुसाफिर को उतार कर आगे बढ़ गई। लेकिन अब डैनी की तवज्जो कार की बजाय उससे उतारे जाने वाले सेहतमंद नौजवान पर मरकूज थी, जिसके हाथ में एक पोटली भी मौजूद थी, जिसे लटकाए वो आहिस्ता आहिस्ता बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। ईसा खान ने धोखे का एहसास होते ही जिस तरह अपने नौजवान साथी से पीछा छुड़ाया था, उसे जाहिर हो रहा था कि नौजवान अपनी जात को दरपेश संगीन खतरे से पूरी तरह बाखबर नहीं था, वरना यूं आसानी से खुली फिजा में अपने दुश्मन के मोहलक वार का निशाना बनने के लिए ना उतरना पड़ता, बल्कि स्टॉप की तरफ भी वो सर झुकाए अपनी धुन में मगन बढ़ता चला जा रहा था, जैसे उसे अपने गिरदोपेश से कोई खतरा लाहक न हो। डैनी ने सुस्त रफ्तारी से कार आगे बढ़ाते हुए नौजवान के पैरों में रोक दी।
फिर उसे सुल्तान शाह कहकर पुकारा तो वो चौंक पड़ा। डैनी ने मुस्कुराते हुए झुककर अपने बराबर वाली नशिस्त का दरवाजा खोल दिया और नौजवान की हैरत को नजरअंदाज करते हुए आहिस्ता से बोला, बैठ जाओ। मैं ईसा खान की तरह नाकदर शनास नहीं हूँ, हीरे और पत्थर का फर्क जानता हूँ, मगर भाई साहब मैं आपको नहीं जानता। नौजवान मुतजब्जब था। दोस्त हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। डैनी मुस्कुराया और नातजुर्बाकार नौजवान अपनी जिस्मानी बर्तरी के घमंड में बेपरवाना अंदाज में सर झटक कार में सवार हो गया। उसने पुरशोर अंदाज में दरवाजा बंद करके गोया डैनी पर अपनी कुव्वत का इजहार किया था। कैसे दोस्त हो और क्या मदद करना चाहते हो? कार हरकत में आने के कई मिनट बाद भी जब डैनी खामोश रहा तो सुल्तान शाह ने खुद ही सकूत तोड़ दिया। ईसा खान तुमसे पीछा क्यों छुड़वाना चाहता था? डैनी ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। उसका ख्याल है कि कोई मुझे मारना चाहता है, मगर तुम उसे कैसे जानते हो? नौजवान ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। कभी दोस्ती हुआ करती थी हमारी, डैनी ने गोल मोल सा जवाब दिया। तुम्हें मारने की कोई वजह भी रही होगी? वजह? सुल्तान खान ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर बोला, तुम्हारे कपड़े कायदे के हैं, देखने में शरीफ आदमी लगते हो, लेकिन जिस तरह मरने मारने की बातें कर रहे हो इससे पता चलता है कितने शरीफ नहीं हो। क्या मतलब? डैनी ने चौंक कर सवाल किया। मैंने वजह पूछी थी, अपनी शराफत के बारे में तुम्हारी राय नहीं पूछती। अगर शरीफ आदमी हो तो मुझे यहीं उतार दो। सुल्तान शाह ने संजीदगी से कहा, मैं अपनी वजह से तुम्हें किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहता, और अगर दूसरी लाइन के आदमी हो तो मैं खुशी से तुम्हें हर बात बताता चला जाऊंगा। दूसरी लाइन का आदमी समझो मुझे। डैनी ने कार की रफ्तार बरकरार रखते हुए कहा। उसे सुल्तान शाह का दो टोक अंदाज बहुत पसंद आया था। मैं 7 जमात पढ़ा हुआ हूँ, सुल्तान शाह बताने लगा। दिल में अमीर बनने की ख्वाहिश लेकर कराची आया था, मगर यहाँ मर्जी का कोई काम नहीं मिला तो ईसा खान के पास नौकरी कर ली। एक दिन मुकर्रम खान मुझे और अकरम खान को साथ लेकर किसी के घर में जा घुसा था। फिर वो दोनों भाई मारे गए और खान बाबा कहता है कि कातिल मुझे भी मार देगा, क्योंकि उस रात मैंने मुकर्रम खान का साथ दिया था। मैं समझ रहा था कि मुकर्रम खान के मरने के बाद खान बाबा मुझ पर भरोसा करने लगेगा, मगर वो डरता है। अब मैं शहर छोड़कर वापस जा रहा हूँ। अमीर बनने की आरजू नहीं रही अब। आरजू तो है मगर कोई घास डालने को तैयार नहीं, वह सुरदा लहजे में बोला। मुकर्रम खान ने भी अपने कामों की हवा न लगने दी। वो समझता था कि इस तरह खान बाबा की नजरों में उसकी अहमियत कम हो जाएगी। फिर तुमने मुकर्रम खान के कातलों को क्यों मारा? डैनी ने अचानक सवाल कर दिया। तुम्हें तो इससे हमदर्दी होनी चाहिए थी। सुल्तान शाह फीके अंदाज में हंसा। दुख तो यही है कि यहाँ चुनटी का भी खून करने का मौका नहीं मिला और अब नाकाम वापस जा रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मुकर्रम खान को मारने वाला कौन था। डैनी को यकीन आ गया कि वो सच बोल रहा था। उसके बारे में कायम किए हुए नजरियात उसे बेबुनियाद नजर आने लगे थे और उसे अफसोस हो रहा था कि उसने बिला वजह ही उसके पीछे लगकर वक्त के साथ ही अपनी तवानाई भी बर्बाद की। मुकर्रम खान मुझे साथ मिला लेता तो दोनों बहुत फायदे में रहते, सुल्तान शाह कह रहा था। वो पेशावर का रहने वाला था। मेरा गांव कबायली इलाके में है। वहां मेरे चचा का लड़का लिबार्टी चला रहा है। उससे गोरे माल ले जाते हैं। हम लोग भी हिरवन ला कर यहाँ बेचते तो बहुत नफा मिलता। डैनी चौंक पड़ा। तुम हिरवन बनाने वालों से वाकिफ हो? बस चचा के लड़के को जानता हूँ, सुल्तान शाह ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। सुना ये बहुत टेढ़ा काम है। मोमन खान अफरीदी ने पहली फैक्ट्री लगाई तो बहुत माल बर्बाद किया, फिर 30,000 तनख्वाह पर जर्मनी से एक आदमी को बुलाया तो काम काबू में आया। सुना है कि अब तो कई लिबार्ट्रियां खुल गई हैं। शहर में कोई ठिकाना है तुम्हारे पास? डैनी ने सवाल किया। अपने उसाफ की बिना पर सुल्तान शाह उसे काम का आदमी नजर आ रहा था। पठान कॉलोनी में एक रिश्तेदार रहता है, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसने तजस्सुस समेत लहजे में सवाल किया। मैं तुमसे काम लेना चाहता हूँ। ईसा खान से तुम्हारा क्या फैसला हुआ? नौकरी खत्म करके मुल्क जा रहा हूँ। उसने मुझे 1000 रुपए दिए और तनख्वाह क्या मिलती थी उससे? रोटी और सोने की जगह के साथ 700 रुपए मिलते थे, सुल्तान शाह ने बताया। तो फिर आज से खुद को 1000 रुपए पर मुलाजिम समझो। डैनी ने उसके बाएं शाने पर हाथ मारते हुए कहा। काम क्या होगा? सुल्तान शाह ने मुसरता में लहजे में सवाल किया। वक्त आने पर बता दिया जाएगा। डैनी ने कार एक तरफ रोक दी और जेब से 1000 रुपए के नोट निकालकर उसे थमा दिए। यह तुम्हारी पेशगी तनख्वाह है। अब तुम्हें शहर से भागने की जरूरत नहीं। तुम्हारे दुश्मनों से मैं खुद निपट लूंगा। मगर मैं तुमसे कैसे मिल सकूंगा? सुल्तान शाह ने नोट अपनी जेब में मुंतकिल करते हुए सवाल किया। उसकी जरूरत ही पेश नहीं आएगी, डैनी ने कहा। परसों दोपहर के 12 बजे सिविल अस्पताल के गेट पर मिलकर अपना पता दे देना। अगला प्रोग्राम वहीं बनाऊंगा। सुल्तान शाह ने गर्मजोशी के साथ डैनी से हाथ मिलाया और कार से उतर गया। डैनी सोच रहा था कि वो जिसके कत्ल का मंसूबा बनाकर दफ्तर से उठा था उसे अपने नमकख्वारों में शामिल करके घर लौट रहा था। दरअसल उसने सुल्तान शाह में दलेरी और वफा की खूबियां महसूस कर ली थी और अंदाजा लगाया था कि बाहर का वो आदमी सिकंदरी के खिलाफ मुहिम में उसका जानिसार साथी साबित हो सकेगा। जबकि मकामी तौर पर वो किसी को एतमाद में लेना नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ पता नहीं था कौन किस के लिए काम कर रहा था। सिकंदर अली उस वक्त शिकस्त की तस्वीर बना अपनी ख्वाबगाह में मसहरी पर नीम तराज था और उसकी खूबसूरत सेक्रेटरी बिस्तर के करीब ही एक कुर्सी पर बैठी उसके लिए स्कॉच का गिलास तैयार कर रही थी। इस कदर उदास क्यों हूँ डार्लिंग? सेक्रेटरी ने गिलास एक अदा से उसकी तरफ बढ़ाते हुए मुहब्बत आमेज लहजे में कहा। मैं बिखर रहा हूँ रक्षी। बोझल फिजा में उसकी उदास और ख्वाबनाक आवाज उभरी। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मेरी जात में टूट फूट के अमल का आगाज हो चुका हो। 2 दिन गुजर गए हैं, बेख्वाब रातें मैंने बिस्तर पर पहलू बदल बदल कर गुजारी हैं, लेकिन चंद घड़ी के लिए सुकून की नींद नहीं सो सका। तुम इसे जाती तौहीन समझ रहे हो। चोरियां तो बड़े बड़े सुरमाओं के यहाँ हो जाती हैं और वो कुछ नहीं कर पाते।
फिर उस रात तुम घर पर भी तो नहीं थे। यही गनीमत है कि ये कमरा उसकी दस्तबुर्द से महफूज रहा। चोर किसी की आबरू पर हाथ नहीं डालते। वो अंदर से दुखी मालूम हो रहा था। उसका एक एक लफ्ज अंदरूनी कर्म में डूबा हुआ था। उसने मेरी छत के नीचे तुम पर हाथ डाला, ये मेरे लिए बदतरीन कारी है। चाहे तुम उसे ना समझ सको क्योंकि तुम मलकियत के तसव्वुर से नाश ना हो। फिर वो तुम्हारे कमरे से हर कीमती चीज ले गया, मगर तुम्हारी सारी टेबल की दराज में पड़ा हुआ ट्रांसमीटर छोड़ गया। जाहिल और बेखबर था तो उसे कोई कीमती चीज समझ कर ले जाता। समझदार था तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो उसे क्यों छोड़ गया? ऑपरेटर्स गायब होता तो शायद मैं इतना परेशान ना होता जितना अब हूँ। हो सकता है उसने उसे बेवकत रेडियो समझ कर नजरअंदाज कर दिया हो। वो नर्म और तशफी हमें लहजे में बोली, फिर हिचकिचाते हुए बात जारी रखी। शायद मैंने अपने बारे में तुम्हें बताकर बिला वजह परेशान किया। तुम मेरे माजी से अच्छी तरह वाकिफ हो। ना मैं पहले इज्जतदार थी, ना अब तुम्हारी बीवी हूँ। यही सोचकर तुम्हें सब्र कर लेना चाहिए। बकवास मत करो रक्षी। वो इतने तेज लहजे में घुराया कि वो कहाँ फूटी। तुम्हारा माजी जरूर तुम्हारा अपना था, मगर अब मैं तुम्हारे एक एक लम्हे का मालिक हूँ। माजी के हवाले से ना तुम्हारी गलती माफ करूंगा, ना किसी का तसर्रुफ बर्दाश्त कर सकता हूँ। रक्षी दुरुस्त कह रही थी। वो कभी भी आबरूमंद नहीं रही थी, मगर सिकंदर अली ने उसे देखा तो पसंद कर बैठा। फिर इत्तेफाक के ऊपर वालों ने भी उसे रक्षी को अपने साथ रखने का मशवरा दिया और वो उसके घर में मुंतकिल हो गई। सिकंदर अली के हर रूप से वाकिफ थी, लिहाजा उसने अपनी आसानी के लिए उसे सेक्रेटरी मुकर्रर कर लिया। मगर उसका मिजाज आमराना था। वो अपने तसर्रुफ में आई हुई हर जानदार और बेजान चीज के बारे में बहुत हिसास था और उस बारे में जरा भी नरमी नहीं दिखाता था। चोरी की पुरस्रार वारदात ने उसे बुरी तरह हिला कर रख दिया था। अगर उसे अपनी और तंजीम के गैर कानूनी मफादात का पास न होता तो वो सारे वसाइल दाव पर लगाकर भी चोर का सुराग लगाने से मुंह न मोड़ता। लेकिन ये चोट उसे खामोशी से बर्दाश्त करनी पड़ी। चोर की तलाश तो कुजा वो पुलिस से रिजू करने की हिम्मत भी न कर सका। बरसों की बनी बनाई साख उसे खतरे में नजर आ रही थी और ताबूत की आखिरी कील किसी भी लम्हे चढ़ी जा सकती थी। उसने रस्तवाज पर निगाह डाली जो शाम के 5:30 बजा रही थी और 9 बजे से पहले उसे एक अहम पैगाम मिलने वाला था, जिसके इंतजार में वो खिड़कियों पर दबीज पर्दे खींचे कमकमों की धीमी रोशनी में शराब से दिल बहला रहा था। उसने सोचा कि D1 घर पहुंच चुका होगा, लिहाजा उसके हिस्से का काम निपटा ही लिया जाए। उसने इशारा किया और रक्षी ने डबल फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिकंदर अली ने एरियल बाहर निकालकर ऑपरेटर्स ऑन किया और बटन दबाकर ऑपरेटर्स का सब्ज बल्ब ऑन कर दिया। अब वो उसी फ्रीक्वेंसी पर D1 से बात कर सकता था कि कोई तीसरा उनकी गुफ्तगू न सुन सके। इट इज बिफोर कॉलिंग D1 ओवर, उसने ख्वाबनाक सी आवाज में कहा और चंद सानियों में दूसरी तरफ से जवाब मिल गया। तुम्हें ठीक 9:30 बजे जीवा हाउस पहुंचना है टैनी। ओके बॉस, दूसरी तरफ से जवाब मिला। 2 दिन की कोशिश के बावजूद आपसे राब्ता कायम न कर सका सर। पता नहीं ये क्या मामला है, क्या वाकया पेश आया। शायद आपके तो इल्म में हो। बेखबर रहकर हम जिंदा नहीं रह सकते, सिकंदर अली ने ख्वाबनाक लहजे में कहा। वो तुम्हारा अच्छा कारकुन था, अपनी गलतियों पर मारा गया। अब उसे भूलकर उसका बदल तलाश करने की कोशिश करो। सब लोग उसी को रोते रहेंगे तो खुद भी उससे जा मिलेंगे। ओवर। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था सर कि उसकी मौत के सिलसिले में हमें तो कोई कदम नहीं उठाना। ओवर। कुछ नहीं। वो बाएं हाथ की उंगलियों से अपनी पेशानी खुरचते हुए बोला। जो कुछ हुआ अच्छी तरह मेरे इल्म में है। ये किस्सा यहीं खत्म समझो। तुम्हें ठीक 9:30 बजे जीवा हाउस पहुंचना है। इमारत वीरान और मकफिल है। फाटक के जेली दरवाजे से कुंडी लगी हुई है, उसे खोलकर तुम अंदर जाओगे तो अंदर के दाहिनी गोशे में रखे हुए कैक्टस के गमले में चाबियों का गुच्छा दबा हुआ मिलेगा। फाटक का कुफल खोलकर तुम गाड़ी अंदर ले जाओगे और रोशनी जलाने के बाद बरामदे ही में रोकोगे। इमारत के दरवाजे बदस्तूर मकफिल रहेंगे सर। ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया। अहमक हो। वो कदर चिल्ला गया। चाबियां मिलने का मतलब है कि हर कुफल खोल दिया जाए। ओवर एंड ऑल। सिलसिला मुनक़ते करके उसने ट्रांसमीटर मसैरी पर एक तरफ डाल दिया। रक्षी ने उसे उठाकर ऑफ कर दिया। उसे जीवा हाउस में क्यों बुलाया है? रक्षी ने उससे सवाल किया। वो गिलास से एक लंबा घूंट लेकर होंठों पर जुबान फेरते हुए फीके अंदाज में मुस्कुरा दिया। बस देखती जाओ, मेरी हिस्स बता रही है कि आज की रात फैसला कुन साबित होने वाली है। रक्षी प्रेरी लेकर रहेगी क्योंकि वो सिकंदर अली के लबोलेजे से खूब वाकफियत रखती थी, जो लहजा वो अमूमन खतरनाक मौक़ों पर इख्तियार करता था। बास की उस काल ने मुझे बुखला कर रख दिया था। मैं ये समझने से कासिर था कि जीवा हाउस की इमारत खाली करवाने के बाद मेरी वहां तलबी का क्या जवाब था। अगर वहां बुलाए जाने का ताल्लुक तंजीम के आम अमूर से था तो मुहाफिजों को रुखसत करने की सिरे से जरूरत ही नहीं थी। उससे पहले भी जीवा हाउस में किसी गैर मामूली तब्दीली के बगैर अहम तरीन काम सर अंजाम दिए जा चुके थे, मगर उस बार अंदाज ही कुछ बदला हुआ था। मेरे दिल में चोर था क्योंकि मैं रात की स्याही से फायदा उठाकर सिकंदर अली के मकान में वारदात का इत्तिकाब कर चुका था और उस रात से मैं आगाह हो चुका था कि बास बिफोर और सिकंदर अली एक ही शख्सियत के 3 नाम थे। तो क्या चोरी के सिलसिले में सिकंदर अली को मेरी जात पर शुबा हो गया था? मैंने सोचा और मेरे बदन में सनसनी की लहर सरायत कर गई। अगर मेरा यह खदशा दुरुस्त था तो जीवा हाउस में मेरे लिए चूहेदान तैयार किया गया था। वहां रहने वालों को हटा दिया गया था। जहांगीर को भी उस इमारत से दूर रहने का हुक्म दिया जा चुका था, जिसका वाज़ेह मतलब था कि उन 2 दिनों में उस इमारत में जो कुछ होता उसका कोई गवाह न होता। अगर सिकंदर अली मेरी तरफ से शकूक में मुब्तला हो ही गया था तो यकीनी तौर पर मुझे जीवा हाउस बुलाकर खामोशी से अपना कैदी बनाना चाहता था
ताकि किसी की मुदाखलत के खतरे के बगैर मुझसे तशद्दुद अमेज बाज़पुरस का आगाज कर सके और मेरे एतराज़ात की रोशनी में मेरे मुस्तकबिल का फैसला सादर कर सके, जो मेरी दानिश में फौरी सजाए मौत से हरगिज कम न होता। क्योंकि सिकंदर अली शहर के माशारती और समाजी हलकों में मकबूल तरीन शख्सियत का मालिक था। वो हरगिज ये गवारा न करता कि उसकी दूसरी शख्सियत के राज से वाकिफ होने वाला कोई शख्स जिंदा रह सके। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जीवा हाउस का रुख करता तो तशद्दुद और फिर हलाकत का रूफ फरसा खतरा जहन में मंडला रहा था और न जाने की सूरत में भी गुलगुलासी की कोई राह नहीं नजर आ रही थी। सबसे पहले तो हुक्म से इनराफ करने पर भी बगावत का मुर्तकिब करार पाता, फिर मुकर्रर वक्त पर मेरी गैर हाजिरी एतराफ़ जुर्म के मुतरादिफ होती और मुफाहमत के महूम तरीन इम्कानात भी मफकूद होकर रह जाते। काफी सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे मुसल्ला होकर मुकाबले की तैयारियों के साथ मुकर्रर वक्त से जरा पहले जीवा हाउस पहुंच जाना चाहिए, ताकि अपने तौर पर वहां पाई जाने वाली सूरत हाल का जायजा ले सकूं। उस फैसले पर यह अंसर बहुत अहम साबित हुआ था कि अगर मेरी तलबी किसी अहम तंजीमी मामले से ही मुतल्लिक थी तो जीवा हाउस न जाकर मैं खुद को बिला वजह मुश्तबा बना लेता, और अगर सिकंदर अली की नीयत में कोई फतूर आ गया था तो वहां न जाने के बावजूद मैं खुद को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनने से नहीं बचा सकता था। सारा इन्हिसार बस उस बात पर था कि मैं किस हद तक मुदाफत और जवाबी कार्रवाई का अहल था। जब से मैं हीरोइन के बरामदी मामलात में मुलव्वस हुआ था, मुझे जहांगीर, तारिक और नादिर से अलग रहने का हुक्म मिला हुआ था और मैंने फोन पर भी उनमें से किसी से राब्ता कायम नहीं किया था। अलबत्ता D1 के तौर पर बास की गैर हाजिरी में जहांगीर से रिपोर्ट लेता और हदायत जारी करता रहता था। नादर से कभी भी मैंने ज़हनी हम आहंगी महसूस नहीं की थी। उससे मुरासम बढ़ने की वजह यह भी थी कि वो जहांगीर और तारिक का गहरा दोस्त था और उनके साथ हर काम में शरीक होता था। तारिक बेचारा मारा जा चुका था। अब ले दे कि जहांगीर ही मेरा ऐसा काबिल एतमाद साथी था जिससे मैं जरा खुलकर बात कर सकता था, और अब तो तारिक के कत्ल ने एक ऐसी गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर दी थी कि हमारा बाहिमी राब्ता शायद हदायत की खिलाफ वर्जी न समझा जाता। मैंने फोन पर नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से जहांगीर की बीवी सलमा की आवाज सुनाई थी। डैनी बोल रहा हूँ, भाभी क्या हाल है आपके? मैंने जहांगीर को बुलाने से पहले रस्मी तौर पर उसकी मिजाज पुरसी कटा ली। हाल खराब है तनवीर भाई। वो शुरू ही से डैनी के बजाय मुझे असल नाम से पुकारती थी। आपके दोस्त आजकल हिफाजत के खबत में मुब्तला है और आप भी सिरे से गायब हैं, वरना शायद आपकी बात उनकी समझ में आ जाती। अपने जहन में मौजूद खदशात की बिना पर मैं चौंक पड़ा। तारिक मारा जा चुका था। मैं खुद खतरा सर पर मंडलाता महसूस कर रहा था और अब जहांगीर के बारे में ऐसी ही खबर मिल रही थी। क्या हुआ? किससे हिफाजत के बारे में परेशान है जहांगीर? मुझे तो कुछ बताते ही नहीं। एक गहरी सांस लेने के बाद उसकी आवाज उभरी। कुछ गुमनाम दुश्मन पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से घर को कला में तब्दील कर दिया है। पहले मुसल्लम मुहाफिज रखे और अब 2 मनहूस सूरत कुत्तों का भी इजाफा हो गया है, जिनकी वजह से मेरा तो लान पर टहलना तक बंद हो गया है। जरा फुर्सत हो तो आप खुद यहाँ आकर तमाशा देखें। इस वक्त भी कुत्तों के रखवाले से बातें कर रहे होंगे। ये तो अजीब बात बता रही हैं आप। मैं फिक्रमंदाना लहजे में बोला, मौका मिला तो अभी आता हूँ, पहले आप जरा जहांगीर से मेरी बात करवा दें। आप होल्ड करें, मैं देखती हूँ कि वो कहाँ है। लाइन पर सुकूत छा गया और मेरे जहन में शैतानी चरखा चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि कहीं नादर भी ऐसे ही हालात से 2-4 न हो। शायद सिकंदर अली को हम चारों से कोई खतरा लाहक हो गया था और वो हमें एक दूसरे से अलग करके ठिकाने लगाने पर तुल गया था। तारिक के कत्ल के हालात सामने नहीं आए थे, मगर चंद रोज कबल उसके अहाते में मुकर्रब खान के पुरस्कार कत्ल से यह बात साबित हो चुकी थी कि बिफोर बजात खुद या उसका कोई आदमी तारिक के पीछे लगा हुआ था और उस हद तक बाइख्तियार था कि उसके मकान की चारदीवारी में उसे शुबह का मौका दिए बगैर कत्ल की वारदात का इर्तिकाब करने पर कादिर था। मुमकिन था कि उस शख्स ने बिफोर के इमाम पर तारिक को उसकी ख्वाबगाह में कत्ल किया हो और खुद साफ निकल गया हो। हेलो, कहाँ मरे हुए तुम? रिसीवर पर जहांगीर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं तो जहाँ हूँ सो हूँ, तुमसे इतना भी ना हुआ कि फोन करके खैरियत ही मालूम कर लेते। मैंने खुश्क लहजा में कहा, मैं बहुत परेशान हूँ यार। जहांगीर का लहजा यकलख्त धीमा और राजदाराना हो गया। हो सके तो इधर चले आओ, कुछ जरूरी बातें करनी है। तारिक का अंजाम तो तुमने आज के अखबार में पढ़ ही लिया होगा। इस साले बास ने तो हमें तोप के धाने से बांध दिया है, इसलिए कुत्तों के पिल्लों का सहारा लिया हुआ है। मैंने मानी खेज लहजे में तंज किया, फोन पर बात नहीं हो सकती। उसने जल्दी से उसी राजदाराना लहजे में कहा, सलमा सुनगुन लेने के चक्कर में आस पास ही मंडला रही है, बस जल्दी से आ जाओ, मेरे पास रॉयल सल्यूट आई हुई है, मजा आ जाएगा। मैं आ रहा हूँ, लेकिन अपने कुत्तों को जरा बांध कर रखना, फिक्र मत करो। साले 2 ही दिन में मेरे इशारों पर चलने लगे हैं। ट्रेनर बहुत जबरदस्त मिला है। जहांगीर का जवाब सुनकर मैंने सिलसिला मुनक़ज़े कर दिया। मैंने बरसों बाद जहांगीर को उस पुराने लबो लहजे में बेतकल्फी से बात करते सुना था, वरना जब से गिरोह की सरबराही उसे सौंपी गई थी वो मुझे अपना महतियात समझकर अक्सर ही अपनी बर्तरी के इजहार पर तुला रहता था। ये और बात थी कि मैं बास के नुमाइंदे के तौर पर उसे डांट फटकार कर अपने दिल की भड़ास निकाल लेता था, मगर हमेशा मुझे ये खलिश रहती थी कि काश मैं जहांगीर को ये जता सकूं कि बज़ाहिर ग्रुप की सरबराही मिल जाने के बावजूद वो मुझे ही जवाब दे है।
जहांगीर की इस बदले हुए रवैये से जाहिर हो रहा था कि बुरे हालात से वो दो चार था और अपनी मुश्किलात से निजात की तलाश के लिए मुझसे पुराने जिगरी मरासिम की तजदीद पर तुला हुआ था। मेरी जहांगीर के तफक्कुरात से ज्यादा अहम बात यह थी कि मैं खुद परेशान था और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मुझे किसी हमराज की जरूरत थी। लिहाजा मैं भरा हुआ पिस्तौल साथ लेकर फौरन ही उसकी तरफ रवाना हो गया। मेरा इरादा था कि जहांगीर के घर सीधा चला जाऊंगा। जहांगीर के मकान के अहाते में दूर ही से चिरागा ने मेरा माथा ठिनका दिया। फिर फाटक पर हेड लैंप्स की रोशनियां पड़ते ही उसके बराबर वाले छोटे दरवाजे से एक राइफल बरदार शख्स बाहर आया। मैंने हेड लैंप से गुल कर दिए। राइफल बरदार मुहाफिज ने दूर से उकाबी नजरों से कार के अंदरूनी हिस्से का जायजा लिया और फिर गायब हो गया। अगले हिले में मेरी कार के लिए फाटक खोल दिया गया। मैं कार अंदर पोर्च तक लेता चला गया। आते की दीवार के साथ आहिनी खंभों पर लगे हुए सारे बल्ब भी रोशन थे और उस रोशनी में सरसब्ज लान पर जहांगीर शायद मेरा मुंतजिर था। वो जैसे मेरी कार की तरफ लपका, उसके खड़े हुए दो खूंखार कुत्ते भी उसके साथ आगे बढ़े। दरवाजा खोलते खोलते मैं ठिठक गया। बड़े बालों वाले कुत्ते अपने चौकन्ने अंदाज से बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो किसी भी लम्हे किसी पर झपट पड़ेंगे। उतराओ, मेरी मौजूदगी में कुछ नहीं कहेंगे। जहांगीर ने ये कहते हुए मेरी समत का दरवाजा खोल दिया और मैं झिझकते हुए कार से नीचे उतराया। उनमें से एक कुत्ते ने सुर्ख आंखें मुझ पर मरकूज करके खूंखार धीमी आवाज में गुर्राना शुरू किया। मैं दोबारा खुले हुए दरवाजे से कार में छलांग लगाने के बारे में सोच ही रहा था कि जहांगीर के डांटने पर उस कुत्ते ने गुर्राना बंद कर दिया। देखा तमाशा तनवीर भाई। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही मुझे सलमा की खनकती हुई आवाज सुनाई दी। शायद वो किसी खिड़की का पर्दा हटाए सारा मंजर देख रही थी। पता नहीं तुम्हें ताक झांक में क्या मजा मिलता है, जहांगीर ने सख्त लहजा में कहा। दुनिया जहान में घर की हिफाजत के लिए कुत्ते पाले जाते हैं। अगर मैं ले आया हूं तो बस तुम्हें इनका वजूद ही नागवार गुजर आए। हर बात बस एक तमाशा नजर आने लगी है तुम्हें। वो शौक अंदाज में हंसते हुए वहां से चली गई। मैंने महसूस किया कि वो जहांगीर को चिढ़ाकर लुत्फ अंदोज हो रही थी। अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है। इस औरत ने अलग दिमाग खराब किया हुआ है। उसके चले जाने पर जहांगीर सोफे पर बैठते हुए बड़बड़ाया। भाभी ज़हीन औरत है, मैंने आहिस्ता से कहा। इन हरकतों का कोई मुंतकी जवाब बताए बगैर तुम उन्हें मुतमईन नहीं कर सकोगे। मैं उसे क्या बताऊं? जहांगीर चिल्ला गया। मेरी खुद अकल माऊफ होकर रह गई है। बाहर निकलते हुए भी अब खौफ आने लगा है। फिर मेरी आंखों में झांकते हुए तजस्सुस सा लहजे में बोला, तुम खौफजदा नहीं हो तारिक के अंजाम से? लाजमी बात है, मैंने उसकी तायद की। यही मालूम नहीं कि वो अपनों का निशाना बना या दुश्मनों की जद में आया। बेखबरी में उसकी तरह हम भी मारे जा सकते हैं। जहांगीर चौंक पड़ा। अपनों का निशाना? ये किस बिना पर कह रहे हो तुम? वो कुछ लोगों की निगाहों में आ गया था। हो सकता है उसकी वजह से खतरा महसूस करते हुए हिफ्ज़े मुतकद्दम के तौर पर उसको रास्ते से हटा दिया गया हो। मगर मेरी B4 से बात हुई है। वो बोला अगर तारिक को सजा ही दी गई होती तो वो जरूर तस्करा करता। B4 कौन है? मैंने मासूमाना लाइल्मी का इजहार करते हुए पूछा और जहांगीर सटपटा गया। सब लोग इस बात से तो वाकिफ थे कि उसे किसी और से हदायत मिलती हैं, लेकिन बाद के दोहरे इंतजामात जहांगीर ने अपनी जात तक महदूद रखे थे। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने बेख्याली में मेरे सामने B4 का नाम क्यों लिया। अब वो फौरी तौर पर कोई कलाबाजी भी नहीं कर सकता था, वरना मैं उसकी तरफ से बदसन हो जाता। पहले जिससे हदायत मिलती थी वो D1 था। जहांगीर ने थूक निकलते हुए राजदाराना लहजे में कहा। B4 उससे ऊपर है। अब वो भी बराह रास्त मुझसे बात करने लगा है, लेकिन ये राज तुम अपनी ही जात तक महदूद रखना। तो यूं कहो कि आजकल ऊंचे उड़ रहे हो। मेहमानी खेज लहजे में बोला। मुझे तो लगता है कि ये सब शामत के आसार हैं। वो बेबसी से बोला। मुखबरी की मुहिम चलाकर हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। शहर में बाखबर लोग जानते हैं कि हीरोइन का कारोबार मैं चला रहा हूँ। B4 और D1 तो महज दो आवाजें हैं जिनके वजूद से बस मैं ही वाकिफ था, या अब तुम्हें उस राज में शरीक किया है। ये बताओ कि लाखों का नुकसान उठाने वालों को अगर हम पर मुखबरी का शुबा हो जाए तो हम कहाँ होंगे?